सोचिए, एक फैक्ट्री का मालिक है। उसने सुरक्षा के सारे नियम माने हैं, हर मशीन को ठीक से चेक किया है, लेकिन फिर भी रात में गैस लीक हो जाती है। वो पास के खेतों में फैल जाती है और एक किसान की पूरी फसल बर्बाद कर देती है। अब सवाल यह है कि जब फैक्ट्री मालिक की कोई सीधी गलती नहीं थी, तो क्या उसे किसान का लाखों का नुकसान भरना पड़ेगा? और यही सवाल आज हमारी इस गहरी पड़ताल का, हमारे इस डीप डाइव का सेंटर पॉइंट है। आप सुन रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल, और ये है हमारी नई सीरीज टॉपिक्स ऑन व्यूअर्स डिमांड। आज का टॉपिक सीधे आपके कमेंट्स और रिक्वेस्ट से लिया गया है। हाँ, तो आज हम कानून के एक ऐसे सिद्धांत को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे जो कहता है बिना गलती के भी सजा हो सकती है। इस सिद्धांत का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मतलब कठोर जिम्मेदारी, बिना गलती के जिम्मेदारी। ये सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है। आमतौर पे तो हम यही समझते हैं कि हर्जाना तभी होता है जब कोई गलती करे। बिल्कुल, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सीधा सा मतलब है कि कुछ खास परिस्थितियों में अगर आपके काम से किसी को नुकसान होता है तो आप जिम्मेदार होंगे, भले ही आपने पूरी सावधानी बरती हो। हाँ, भले ही आपकी खुद की कोई लापरवाही या गलती ना हो। शर्त बस ये है कि आपने अपनी जमीन पर कोई खतरनाक चीज रखी हो और वो चीज वहां से निकलकर एस्केप होकर किसी और को नुकसान पहुंचाए। अच्छा, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए मैंने अपने घर में एक बहुत जहरीला सांप पाल रखा है। मैंने उसे बहुत मजबूत पिंजरे में रखा, सारे सुरक्षा उपाय किए हैं, लेकिन अगर वो किसी तरह निकलकर पड़ोसी को काट ले तो मैं ये कहकर नहीं बच सकता कि मेरी गलती नहीं थी, पिंजरा तो मजबूत था। बिल्कुल नहीं बच सकते। कानून कहेगा एक जहरीला सांप रखना अपने आप में एक खतरनाक काम है, और अगर वो बाहर निकलकर नुकसान करता है तो जिम्मेदारी आपकी ही होगी। इसीलिए इसे लायबिलिटी विदाउट प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस भी कहते हैं। मतलब ऐसी जिम्मेदारी जिसे साबित करने के लिए लापरवाही साबित करने की जरूरत ही नहीं है। की नींव एक बहुत पुराने और मशहूर इंग्लिश केस पर रखी है जी, जिसका नाम है रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर, जो 1868 में तय हुआ था। 1868, काफी पुराना केस है। हाँ, और इस केस को समझने से पहले उस दौर को समझना जरूरी है। जी, 1860 का दशक, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, भाप के इंजन, नए नए केमिकल प्रोसेस, मतलब खतरा हर कोने में था। समझ गया। मतलब समाज तेजी से बदल रहा था और नए तरह के खतरे सामने आ रहे थे जिनके लिए शायद पुराने कानून काफी नहीं थे। बिल्कुल। कोर्ट को ये महसूस हुआ कि अगर हम सिर्फ लापरवाही के सिद्धांत पर टिके रहे तो बड़ी कंपनियां हमेशा ये कहकर बच निकलेंगी कि हमने तो पूरी सावधानी बरती थी जी, और आम आदमी का नुकसान होता रहेगा। इसी माहौल में रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर का केस सामने आया। तो क्या हुआ था इस केस में? एक कहानी की तरह समझते हैं। हाँ, तो इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ थे रायलैंड्स, जिन्होंने अपनी जमीन पर एक बड़ा सा जलाशय, एक रेजर्वॉयर बनवाया था। रेजर्वॉयर मतलब पानी इकट्ठा करने के लिए। हाँ, ताकि उनकी कपड़ा मिल को पानी मिल सके। और दूसरी तरफ थे फ्लेचर्स, जिनकी पास में ही कोयले की एक खदान थी। ठीक है, एक मिल मालिक और एक खदान मालिक। सुनने में तो सब ठीक लग रहा है। हुआ ये कि जब रायलैंड्स का जलाशय बन रहा था तो ठेकेदार और मजदूरों को जमीन के नीचे कुछ पुरानी बंद पड़ी खदानों के शाफ्ट नहीं दिखे। वो ढके हुए थे और किसी को उनके बारे में पता नहीं था। ओके। और जैसे ही रायलैंड्स ने अपने जलाशय में लाखों लीटर पानी भरा, वो पानी उन पुराने शाफ्ट से रिसने लगा और सीधा फ्लेचर के कोयले की खदान में घुस गया। ओहो, मतलब फ्लेचर की पूरी खदान पानी में डूब गई होगी। उनका तो बहुत भारी नुकसान हो गया होगा। बहुत भारी नुकसान। अब यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि रायलैंड्स को उन पुराने शाफ्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनकी सीधे तौर पर कोई गलती नहीं थी। उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। यही तो केस का सबसे मुश्किल सवाल है। तो कोर्ट के सामने यही सवाल था कि क्या रायलैंड्स को फ्लेचर के नुकसान की भरपाई करनी होगी जबकि उसने जानबूझकर कोई गलती नहीं की? बिल्कुल। और यहीं पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो उस समय की सबसे बड़ी अदालत थी, उसने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने एक नया नियम बनाया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी जमीन पर कोई ऐसी चीज लाता है जो अगर बाहर निकल जाए तो तबाही मचा सकती है, तो उसे उस चीज को अपने रिस्क पर रखना होगा। अपने रिस्क पर? हाँ, और अगर वो चीज निकलकर नुकसान करती है तो जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी। कोर्ट के मुताबिक रायलैंड्स अपनी जमीन पर इतनी बड़ी मात्रा में पानी लाए जो कि उस जगह के लिए एक खतरनाक चीज थी,
और जब वो पानी एस्केप होकर फ्लेचर को नुकसान पहुंचा गया तो रायलेंस को हर्जाना देना ही होगा। भले ही उनकी कोई गलती ना हो। तो एक तरह से कोर्ट ने कहा, खतरा लाओगे तो जिम्मेदारी भी निभाओगे। इसको याद रखने के लिए ये लाइन दिमाग में बैठा सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप अपने फायदे के लिए कोई असामान्य खतरा पैदा करते हैं तो उससे होने वाले नुकसान से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। तो इस रायलेंस की कहानी से कानून के कौन से पक्के नियम निकले जो आज भी इस्तेमाल होते हैं? इस केस ने इस सिद्धांत की 3 मजबूत नींव रखी जिन्हें आज भी हर ऐसे मामले में साबित करना पड़ता है। पहला है एक खतरनाक चीज, अ डेंजरस थिंग का होना। खतरनाक चीज मतलब? बॉम्ब, एसिड या जहर जैसी चीजें। जरूरी नहीं। कानून की नजर में कोई भी चीज जो अगर अपनी जगह से बाहर निकले तो नुकसान पहुंचा सकती है, वो खतरनाक है। रायलैंड के केस में वो बहुत ज्यादा मात्रा में जमा किया हुआ पानी था। ये गैस, बिजली, विस्फोटक, जहरीले धुएं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो ये चीज के स्वभाव पर नहीं बल्कि उसकी मात्रा और उससे होने वाले संभावित नुकसान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो पहला हुआ खतरनाक चीज, और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम थोड़ा पेचीदा है और यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है जमीन का अप्राकृतिक इस्तेमाल, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। नॉन नेचुरल यूज, इसे किसी उदाहरण से समझाइए। प्राकृतिक और अप्राकृतिक इस्तेमाल में क्या फर्क है? जरूर। जैसे अपने घर की छत पर पानी की टंकी रखना और उसमें जरूरत के लिए पानी भरना, ये जमीन का नेचुरल यूज है। ये एक आम और जरूरी काम है। लेकिन अपनी मिल चलाने के लिए लाखों लीटर पानी का एक विशाल जलाशय बनाना, जैसा रायलेंस ने किया, वो नॉन नेचुरल यूज है। हाँ, वो नॉन नेचुरल यूज है। ये एक खास मकसद के लिए किया गया असामान्य काम है जिससे आसपास के लोगों के लिए खतरा बढ़ गया। लेकिन असामान्य क्या है, ये तो हर केस में अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल, ये केस टू केस बेसिस पर तय होता है। एक और केस है रिकार्ड्स वर्सेस लोथियन। उस केस में एक बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर पर किसी ने वॉश बेसिन का पाइप ब्लॉक कर दिया और नल खुला छोड़ दिया, जिससे नीचे के फ्लोर पर पानी भर गया। कोर्ट ने कहा कि बिल्डिंग में पानी के पाइप लगाना एक नेचुरल और आम इस्तेमाल है, इसलिए यहाँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लागू नहीं होगी। समझ गया। तो इस्तेमाल खास, असामान्य और ज्यादा जोखिम वाला होना चाहिए। पहला, खतरनाक चीज। दूसरा, जमीन का असामान्य इस्तेमाल। और तीसरा, जरूरी नियम। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है एस्केप, यानी उस चीज का बाहर निकलना। खतरनाक चीज का आपकी प्रॉपर्टी की सीमा से बाहर निकलकर दूसरे की प्रॉपर्टी में जाना और नुकसान पहुंचाना बेहद जरूरी है। ये तो बहुत अहम पॉइंट है। मतलब खतरा बाहर जाना चाहिए। अगर नुकसान आपकी ही प्रॉपर्टी के अंदर होता है तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगेगी। बिल्कुल। इसके लिए रीड वी लायंस का केस सबसे अच्छा उदाहरण है। ये एक हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का मामला था। एक दिन फैक्ट्री में धमाका हो गया। इस धमाके में फैक्ट्री के अंदर ही काम कर रही एक सरकारी इंस्पेक्टर घायल हो गई। तो उन्होंने फैक्ट्री मालिक पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस किया होगा, जो कि मंतकी लगता है। हाँ, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यहाँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लागू नहीं होगी। क्यों? विस्फोटक तो खतरनाक चीज है ही। वजह? क्योंकि खतरनाक चीज यानी विस्फोटक फैक्ट्री की चारदीवारी से एस्केप होकर बाहर नहीं गया। धमाका फैक्ट्री के अंदर ही हुआ और नुकसान भी अंदर ही हुआ। चूंकि एस्केप का तत्व पूरा नहीं हुआ, इसलिए ये केस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के दायरे में नहीं आया। तो ये 3 सुनहरे नियम हैं। खतरनाक चीज, जमीन का नॉन नेचुरल इस्तेमाल और उस चीज का एस्केप होना। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तभी ये सिद्धांत लागू होगा। लेकिन ये कानून तो बहुत सख्त लगता है। क्या बचने का कोई रास्ता ही नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये कानून एकदम पत्थर की लकीर नहीं है। समय के साथ अदालतों ने कुछ बचाव, कुछ डिफेंसेस भी तय किए हैं। अगर डिफेंडेंट इनमें से किसी एक को साबित कर दे तो वो जिम्मेदारी से बच सकता है। अच्छा, तो वो कौन से बचाव हैं? सबसे पहला और सबसे मशहूर बचाव है एक्ट ऑफ गॉड, मतलब दैवीय घटना। कोई ऐसी असाधारण प्राकृतिक आपदा जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता और जिसे कोई इंसान रोक नहीं सकता, जैसे कोई जबरदस्त भूकंप, बाढ़ या तूफान। मतलब सामान्य बारिश को एक्ट ऑफ गॉड नहीं कह सकते हैं, लेकिन किसी रिकॉर्ड तोड़ बारिश को कह सकते हैं। सही पकड़ा। इसका क्लासिक केस है निकल्स वर्सेस मार्सलैंड। इसमें एक व्यक्ति ने अपनी जमीन पर कुछ कृत्रिम झीलें बना रखी थी। एक दिन इतनी जबरदस्त और अप्रत्याशित बारिश हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। उस बारिश से झीलों के किनारे टूट गए और पानी ने पास के 4 पुल बहा दिए। कोर्ट ने कहा कि ये एक एक्ट ऑफ गॉड था, इसलिए डिफेंडेंट जिम्मेदार नहीं है।
लेकिन आज के दौर में क्लाइमेट चेंज के ज़माने में ये बचाव लेना और मुश्किल हो गया होगा। अब रिकॉर्ड तोड़ बारिश को अप्रत्याशित कहना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। अब अदालतें ज्यादा गहराई से देखती हैं। दूसरा अहम बचाव है एक्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति का काम। अगर नुकसान किसी अनजान तीसरे व्यक्ति की गलती या शरारत से हुआ है जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं था, तो भी आप बच सकते हो। जैसे कोई अजनबी आके आपकी फैक्ट्री का गैस पाइप तोड़ दे। और कौन से बचाव हैं? एक है प्लेंटिव्स ओन फॉल्ट, यानी वादी की खुद की गलती। अगर नुकसान भुगतने वाले ने खुद कोई ऐसी हरकत की हो जिससे उसे नुकसान हुआ, मतलब कोई चेतावनी के बावजूद किसी खतरनाक जगह पर चला जाए। हाँ। और चौथा बचाव है कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, वादी की सहमति। अगर वादी ने उस खतरे के लिए पहले से अपनी सहमति दी हो तो वो बाद में शिकायत नहीं कर सकता। जैसे एक ही बिल्डिंग में रहने वाले लोग जो एक ही पानी की टंकी का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और आखिरी महत्वपूर्ण बचाव है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यानी कानूनी अधिकार। अगर सरकार ने खुद कानून बनाकर आपको वो काम करने का अधिकार दिया है तो उससे होने वाले नुकसान के लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रेलवे लाइन बिछाना। तो कुल मिलाकर डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी समाज को सुरक्षा देने वाला एक शक्तिशाली सिद्धांत है। ये कहता है कि जो लोग अपने फायदे के लिए कोई बड़ा खतरा उठाते हैं, उन्हें उस खतरे से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, फिर चाहे उनकी व्यक्तिगत गलती हो या ना हो। हाँ, ये बड़ी कंपनियों और लोगों को ज्यादा सावधान रहने के लिए मजबूर करता है। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि जो व्यक्ति खतरे से फायदा कमा रहा है उसे ही उससे होने वाले नुकसान की कीमत भी चुकानी चाहिए, न कि किसी निर्दोष पीड़ित को। और उम्मीद है कि इस गहरी पड़ताल के बाद रायलेंस वी फ्लेशर की कहानी से लेकर इसके बचावों की बारीकियों तक ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारे सुनने वालों के लिए एकदम साफ हो गया होगा। जहां बड़ी बड़ी न्यूक्लियर और केमिकल कंपनियां हैं, क्या वहां एक्ट ऑफ गॉड जैसा कोई भी बचाव मिलना चाहिए, या फिर ऐसी अति खतरनाक गतिविधियों के लिए इससे भी ज्यादा सख्त कानून की जरूरत है, जहां जिम्मेदारी पूरी हो और कोई बचाव ही ना मिले? ये जानकारी आपको दी है जीनत परवीन और मोहम्मद रहबर कुरैशी ने। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल वकील साहब को सब्सक्राइब करें।